पीस विजिल के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ये तो बहुत लोग जानते हैं कि गांधी को साउथ अफ्रीका में ज़बरदस्ती एक ट्रेन से उतार दिया गया था और कुछ लोग कहते हैं इसी वजह से उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ने की ठान ली। पर बात ना तो इतनी सीधी है और ना ही इतनी छोटी। गांधी ने साउथ अफ्रीका में 21 साल बिताए। उस देश के सबसे बड़े नेता नेल्सन मंडेला ने एक बार भारत के लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि आपने हमें मोहनदास गांधी दिया और हमने आपको महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी के 21 साल के अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आइए जाने शांति शिक्षिका शीरीन से इस सफर के बारे में। पीस विजिल से शीरीन का हेलो। आज मैं आपको दिखाऊंगी जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका का वो जेल जहां गांधी और नेल्सन मंडेला दोनों को कैद किया गया था। इस जेल को ओल्ड फोर्ट जेल कहते हैं, मतलब पुराने किले का जेल। ये साउथ अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग के ब्रामफोंटेन इलाके में स्थित है। इस जेल के कैदियों में ऐसे नाम शामिल हैं जिनकी मिसाल दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ लड़ने वाले लोगों में सबसे पहले दी जाती है। गांधी और नेल्सन मंडेला के नाम तो मैं पहले ही ले चुकी हूं। इस जेल के कैदियों में और भी बहुत से बड़े नाम हैं, जैसे विनी मादिकिजेला मंडेला, अल्बर्टीना सिसुलू, ओलिवर टाम्बो, लिलियन अंगोई, जो स्लोवो, फातिमा मीर और शांति नायडू। ये है साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका। लगभग भारत से इसकी दूरी है 8,250 किलोमीटर की। आजकल तो फ्लाइट से 14 से 20 घंटे में आप ये सफ़र पूरा कर सकते हैं, पर जब गांधी 1869 में इंडिया से यहाँ आए थे, उस समय शिप पर आया जाता था, तो उन्हें ऑलमोस्ट 1.5 महीना लगा पहुंचने में। उस समय साउथ अफ्रीका आज जैसा एक देश नहीं था। इसमें कई कॉलोनीज थीं, जिनमें से कुछ डच लोगों के कंट्रोल में थीं। डच लोग जो थे वो नेदरलैंड से आने वाले लोग थे, और जब वो साउथ अफ्रीका में बस गए तो इन लोगों को बोर या अफ्रीकानर कहा जाता है। दूसरी कॉलोनीज अंग्रेजों के हाथ में थी। डच और अंग्रेजों में साउथ अफ्रीका के कंट्रोल के लिए काफी युद्ध हुए। और आप पूछेंगे कि क्यों हुए ये युद्ध, तो मैं बता दूं कि साउथ अफ्रीका में हीरे और सोने की खदानों की भरमार थी, और जैसा कि यूरोपीय देश भारत में और दूसरी जगहों पर भी कर चुके थे, दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने यही किया। जो वेल्थ थी, संपदा थी देश की, उसको लूटने और उस पर कब्जा करने के लिए वो आपस में लड़े। दूसरी बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका की जो भौगोलिक तौर पर उसकी जो जगह है वो बहुत अहम है। स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है बहुत बड़ी, बिल्कुल अफ्रीका की टिप पर है, आप देखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, सैन्य दृष्टि से भी और यातायात के लिए भी इसकी भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण है। तो जिस समय की हम बात कर रहे हैं 1893 की, जब गांधी साउथ अफ्रीका आए, उस समय यहाँ दक्षिण अफ्रीका के कंट्रोल के लिए अंग्रेजी सरकार और अफ्रीकानर डच लोग जो थे उनमें झगड़े हो रहे थे। अच्छा, आपने ये तो सुना ही होगा कि गांधी एक लॉयर होने के नाते एक लीगल केस लड़ने आए थे साउथ अफ्रीका। पर क्या आपने सोचा है कि एक इंडियन लॉयर क्यों आया साउथ अफ्रीका केस लड़ने के लिए? तो पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, इंडिया थी ब्रिटिश कॉलोनी, और दक्षिण अफ्रीका जो कि उस समय एक देश नहीं था, जैसे मैंने बताया, एक देश नहीं था, उसमें कई कॉलोनीज थी। तो ब्रिटिश कॉलोनीज जो थी उनमें से एक थी नटाल, या जिसे क्वाजुलू नटाल कहते हैं, जहां डरबन शहर है। वहां गांधी जी आए थे 1869 में। पहली बात तो यह है कि कई लोगों को यह गलत इंफॉर्मेशन है कि गांधी केस लड़ने आए थे। असल में एक बहुत बड़ी बिजनेस कंपनी थी साउथ अफ्रीका में, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। और दादा अब्दुल्ला जो थे वो पोरबंदर काठियावाड़ से थे, जहां से गांधी जी की फैमिली भी थी। दादा अब्दुल्ला के भाई अब्दुल करीम ने गांधी जी के एक बड़े भाई को बताया कि भाई, हमारा एक केस चल रहा है इंग्लैंड में एक और इंडियन बिजनेसमैन के साथ, जिससे हमें 40,000 पाउंड क्लेम करने हैं वापस। तो आप सोचिए, उस जमाने में 40,000 पाउंड आज भी बहुत बड़ी रकम है।
पर उस समय तो बहुत ही बड़ी रकम थी। तो उसकी वसूली का जो क्लेम है हमारा, इन्होंने कहा, जो दादा अब्दुल्ला के भाई थे, कि इस वसूली का जो क्लेम है हमारा, उसके लिए हमने बड़े बड़े लॉयर ऑलरेडी हमने किए हुए हैं एंगेज। वो हमारा मुकदमा लड़ रहे हैं इंग्लैंड में। पर हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो हमें लीगल पेपर वगैरह फाइल करने में, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखने में मदद करे उन लॉयर्स को भेजने के लिए। तो क्योंकि आपका भाई लॉयर है और हमारी तरफ का है, पोरबंदर का, हम लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं, तो भाई उसको हम ये काम दे सकते हैं अगर वो तैयार हो साउथ अफ्रीका जाने के लिए। अब बात ऐसी है कि गांधी जी ने खुद बताया है हमें अपनी जीवनी में कि वो कोर्ट में बिल्कुल बोल नहीं पाते थे। उन्हें बहुत झिझक होती थी, उन्हें शर्म आती थी। बॉम्बे में उन्होंने वकालत करने की कोशिश की थी। उनके पास क्योंकि वकालत की डिग्री थी इंग्लैंड से, और वो काफी अच्छी, मतलब उनकी पकड़ थी लॉ की। मगर वो बोल नहीं पाते थे, केस लड़ नहीं पाते थे, वो घबरा जाते थे। तो उनकी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं चल रही थी, ठप थी। इसी वजह से वो राजकोट आए और वहां उन्होंने अपना एक लॉ ऑफिस खोला, पर वो केसेस नहीं लड़ते थे कोर्ट में। ज्यादातर वो जो लीगल पेपर होते हैं ना, अभी भी आपने देखा होगा कोर्ट में जो लीगल पेपर लिखने होते हैं, एप्लीकेशंस वगैरह देनी होती हैं, उनको ड्राफ्ट करने का वो काम करते थे। तो वो कोर्ट में जाकर केस नहीं लड़ते थे। तो ये जो साउथ अफ्रीका का जब उनको प्रपोजल आया तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि वहाँ यही काम करना था उन्हें। और साउथ अफ्रीका एक नया देश देखने का उन्हें मौका मिल रहा था, पैसा भी अच्छा मिल रहा था, और उनके आने जाने का और वहाँ रहने का, खाने का सब खर्चा जो थी वो दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी दे रही थी। तो उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उस समय किसी को ये नहीं पता था कि दक्षिण अफ्रीका से ही गांधी को वो रास्ता मिलेगा जिस पर उन्होंने फिर पूरी जिंदगी चलना तय किया, और जिससे दुनिया भर में उनका नाम रोशन हुआ। ये रास्ता था निडर होकर अन्याय के खिलाफ लड़ना, बिना लाठी और बंदूक का इस्तेमाल किए। और जो ये अन्याय था वो था कॉलोनियल राज। जो आदमी कोर्ट में जज के सामने बोलने से शर्माता था, झिझकता था, उसी आदमी ने ब्रिटिश सरकार का बहादुरी से मुकाबला किया साउथ अफ्रीका और भारत में। और इस बहादुरी की वजह से, उसकी इस बहादुरी को देखकर ही लाखों लोग प्रेरित हुए कॉलोनियल राज से लड़ने के लिए। सिर्फ ब्रिटिश राज ही नहीं, दुनिया के और हिस्सों में भी जो और कॉलोनियल पावर्स थीं, उनसे लड़ने के लिए भी गांधी की बहादुरी से लोग प्रेरित हुए। जैसा कि सभी जानते हैं, गांधी को साउथ अफ्रीका में एक ट्रेन से धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास डिब्बे में सफर कर रहे थे। और अगर आप गोरे नहीं थे, वाइट नहीं थे, तो आप फर्स्ट क्लास में सफर नहीं कर सकते थे। पर ऐसे कई रंग भेद के, नस्लवाद के इंसिडेंट्स की घटनाएं गांधी के साथ घटी साउथ अफ्रीका में। पर इसके बावजूद गांधी ब्रिटिश राज के खिलाफ नहीं थे उस समय। वो अपने को ब्रिटिश राज का एक वफादार नागरिक मानते थे, और उनकी समझ से ब्रिटिश राज एक महान राज था। वे केवल ये चाहते थे कि उन्हें और उन जैसे लोगों को वही इज्जत और अधिकार मिलें जो ब्रिटिश राज में गोरे लोगों को मिलते हैं। उस समय तक वो केवल अपने वर्ग के सम्मान की बात कर रहे थे, तो ये पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही है। वो जो उच्च व्यापारी वर्ग था और या उच्च शिक्षा प्राप्त किया हुआ वर्ग, जैसे वो उनका, जैसे वकील और डॉक्टर्स जो थे उनके बारे में वो सोच रहे थे, और वो लोग जिनके पास संपत्ति थी, प्रॉपर्टी थी, वे गरीब नहीं थे। इस वर्ग के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने काम शुरू किया। पहली जो शुरुआत थी वो यही थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दादा अब्दुल्ला, जो जिनकी कंपनी के लिए वो काम कर रहे थे, डरबन में दादा अब्दुल्ला के साथ मिलकर नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की उन्होंने 1894 में। तो जो नटाल कॉलोनी थी उसमें उन्होंने स्टार्ट करी, और इसका पहला काम था सरकार से उस प्रस्तावित कानून को हटाने की अपील
जिसमें संपत्ति वाले इंडियंस से वोट करने का अधिकार छीना जा रहा था। गौरतलब है कि नटाल में ऐसे भारतीयों की संख्या करीबन 250 थी, जबकि उस समय नटाल में 45,000 से भी ज्यादा भारतीय रहते थे। कौन थे ये हजारों भारतीय जो उन भारतीयों जैसे संपत्ति वाले नहीं थे? नटाल कांग्रेस की मेंबरशिप सिर्फ उन्हीं इंडियंस के लिए थी जो सालाना कम से कम 3 पाउंड मेंबरशिप फीस दे सकते थे, जबकि नटाल में रहने वाले ज्यादातर इंडियंस साल में 10 पाउंड भी मुश्किल से कमा पाते थे। ये वो इंडियंस थे जिन्हें अंग्रेज एक अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत इंडिया से लेकर आए थे, ज्यादातर गन्ने के खेतों पर लगभग गुलामों की तरह काम करवाने के लिए। अंग्रेजी में इन्हें इंडेंचर्ड लेबरर्स कहते हैं और हिंदी में गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया शब्द अग्रीमेंट से निकला है, तो अग्रीमेंट से गिरमिट बन गया। भारत में अंग्रेजों का शासन था और इसका फायदा उठाकर उन्होंने बहुत से गरीब भारतीयों को, जिनकी गरीबी के लिए वही ज्यादातर जिम्मेदार थे, ऐसे भारतीयों को उन्होंने झांसे में फंसाया कि चलो साउथ अफ्रीका, वहां हमारी कॉलोनीज हैं, वहां हम तुम्हें बहुत अच्छी पगार देंगे काम के लिए और कुछ ही सालों में तुम खूब पैसा कमाकर वापस घर आ सकोगे। और कई बार उनको जो अग्रीमेंट वो साइन करते थे वो पढ़ भी नहीं पाते थे, तो अंगूठे का निशान उनसे लगवाकर कि झूठे झूठे अग्रीमेंट बिल्कुल, और कामों के घंटे और कितना काम कराएंगे, कैसा काम कराएंगे, ये सब उसमें गलत लिखवाया होता था। जब वो वहां पहुंचते थे साउथ अफ्रीका तब पता चलता था कि ये तो एकदम गुलामों वाली जिंदगी है, सुबह से रात तक आप काम कर रहे हैं और कुछ नहीं मिल रहा है आपको। पर उन्हें यह कहा गया था कि तुम्हारे वहां जाने का खर्चा हम देंगे, तुम्हें रहने को घर मिलेगा, राशन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे और साथ ही अच्छी सैलरी भी मिलेगी, जिसको फिर तुम सेव कर सकते हो और वापस इंडिया आ सकते हो 5 साल के बाद। इन झूठे वादों के चलते 1.5 लाख से ज्यादा भारतीय गन्ने के खेतों, कोयले और सोने की खदानों में और रेलवे लाइन बनाने की मजदूरी के लिए दक्षिण अफ्रीका लाए गए। इनमें से ज्यादातर लोग वापस भारत नहीं जा पाए। आज दक्षिण अफ्रीका की करीबन 2.5% आबादी भारतीय मूल की है, इसी गिरमिटिया सिस्टम की वजह से, और कुछ प्रतिशत आबादी जो है भारतीयों और अफ्रीकी मूल निवासियों के मेल से भी बनी है। पर आज के साउथ अफ्रीका की कहानी हम किसी और दिन सुनाएंगे। अभी वापस आते हैं लगभग गुलामों की तरह काम कर रहे उन भारतीयों के जीवन पर जिनके संघर्षों से जुड़कर गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के नेता बने। जैसा कि हम जान चुके हैं, गांधी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की शुरुआत उच्च वर्गीय भारतीयों के लिए की थी और जो उसका पहला काम था वो था कि वोट को बचाया जाए, जो जिनके पास वोट था। तो सिर्फ 250 के करीब इंडियंस थे, मैंने आपको बताया, जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी थी कि उनके पास वो राइट उन्हें मिला हुआ था वोट करने का। उस जमाने में अगर आपके पास 50 पाउंड की इमूवेबल प्रॉपर्टी थी या आप 10 पाउंड सालाना किराया देते थे किसी प्रॉपर्टी पर, तो आपको वोट का राइट मिलता था। तो उस समय हार्डली कोई इंडियंस थे जिनको ये मिलता था। मैंने बताया आपको कि भाई 45,000 से ऊपर इंडियंस थे नटाल में, जिसमें से सिर्फ 250 लोगों के पास ये राइट था, 250 इंडियंस के पास। अब क्या हुआ कि वो जो अपील गांधी जी और उनके साथियों ने वहाँ डाली, नटाल इंडियन कांग्रेस के साथियों ने, वो रिजेक्ट हो गई। तो वो जो 250 लोगों के पास भी वोट का राइट था वो खत्म हो गया। पर इस अपील के कारण क्या हुआ कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में उन्होंने भारतीयों को काफी करीब से जाना, इसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने आप देखा क्या हो रहा है, लोग किस तरह से जी रहे हैं। वो जगह जगह गए भी नटाल में लोगों से सपोर्ट लेने के लिए। ये जो अपील उन्होंने करी थी उसकी वजह से कि भाई इंडियंस से सपोर्ट मिले, सिग्नेचर कैंपेन उन्होंने किया था जिसमें सब इंडियंस के सिग्नेचर उन्होंने लेने की कोशिश करी। तो उन्हें काफी समझ में आया कि इंडियंस कैसे जी रहे हैं। पहले उनका ताल्लुक मोस्टली उन्हीं के तबके से था, अब उन्होंने जाना और भी भारतीय कैसे जी रहे हैं और उन्हें समझ में आया कि उनके वर्ग के साथ जो हो रहा है अन्याय, वो एक बड़े अन्याय का हिस्सा है जिसमें कई हजार भारतीयों का शोषण हो रहा है।
और ब्रिटिश सरकार इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। उन्होंने तय कर लिया था कि अब वो साउथ अफ्रीका में ही रहेंगे। इसके बाद जब उन्हें ये समझ में आ गई बात, और उन्होंने ये तय कर लिया कि भाई मैं इसी मुद्दे पर काम करूंगा। एक लॉयर होने के नाते वो ब्रिटिश सरकार से दलील और अपील की स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना चाहते थे। उनकी बेसिक दलील उस समय ये थी कि भारतीय लोग ब्रिटिश राज के नागरिक हैं और मेहनत करते हैं, तो उनको पूरे अधिकार और इज्जत मिलनी चाहिए। 1896 में एक पेपर लिखा में जिसको ग्रीन पैम्फलेट कहते हैं। इसमें साउथ अफ्रीका में रहने वाले इंडेंचर्ड इंडियंस जो गिरमिटिया मजदूर थे, उन पर शोषण का वर्णन किया गया था। बहुत अच्छे से उन्होंने सब एक्सप्लेन करी थी बात। सिर्फ नटाल में ही नहीं बल्कि दूसरी साउथ अफ्रीकन कॉलोनीज में भी, जैसे कि ट्रांसवाल। 1895 के एक नए कानून के तहत 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद इन भारतीयों को, जिन्हें गोरे लोग हकारत से कुली कहते थे, कुली बुलाते थे, उनको नाम से नहीं बुलाते थे, कुली कुली कहकर बुलाते थे, और उन लोगों को सरकार को सालाना 3 पाउंड टैक्स में देने का ऑर्डर आया था। अगर आप टैक्स नहीं दे सकते हो तो भारत वापस जाओ, या फिर से 2 साल का अग्रीमेंट साइन करो, मतलब फिर से गुलामी करो। अच्छा, अब ज्यादातर इंडियंस का तो ये हाल था, मैंने बताया पहले कि वो रात दिन काम करके भी पूरे साल में 10 पाउंड भी नहीं कमा पाते थे। तो जो इंसान महीने में 1 पाउंड भी नहीं कमा पा रहा है, वो कहाँ से ये 3 पाउंड का टैक्स देगा। और वो भारत वापस इसलिए नहीं जा सकते थे क्योंकि पहले ही वो वहाँ भारत में बहुत सताए हुए थे, और एक नई लाइफ की, भाई एक बेटर लाइफ हमें मिल रही है, इसके झांसे में आके तो वो साउथ अफ्रीका आए थे। अब वो फिर वापस जाएं, उसका जाने का किराया भी दें, या अगर मान लो वहां पहुंच भी गए, मान लो उनको निकाल दिया गया साउथ अफ्रीका से और वो वहां भारत पहुंच गए, तो किसके पास रहेंगे, क्या करेंगे, क्या काम करेंगे वो, और खाली हाथ पहुंचेंगे वो। तो जो उन्होंने 5-10 साल अपनी जिंदगी के लगाए, वहां से वो यहाँ आए, तो अब वो खाली हाथ वापस जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा उनके पास। तो बड़ी ही दुखदाई, बड़ी ही मुश्किल स्थिति में थे गिरमिटिया मजदूर। और मान लो कि वो नहीं जाते हैं वापस, और वो कॉन्ट्रैक्ट नया नहीं साइन करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत उन्होंने पूंजी अपनी जमा करी है मुश्किल से, उससे कुछ नया करना चाहते थे, जैसे सब्जी उगा के बेचना या कोई छोटी सी दुकान खोल देना मसालों वसालों की, तो गोरी सरकार और गोरे लोग उन्हें इतना परेशान करते थे कि वो उसे कर ही नहीं पाते थे। जैसे उनकी दुकानों में आग लगा देते थे, उन पर झूठे केस दर्ज करा देते थे, और एक शहर से दूसरे या एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने के लिए इंडियंस को स्पेशल परमिशन चाहिए होती थी। उसमें भी टाइम लिमिट थी, आप कितने बजे जा सकते हो, कितने बजे नहीं जा सकते हो। अपने ही शहर में भी, अगर आपको अपने ही गांव में भी कहीं जाना है, तो उसमें लिमिट थी। और कई बार वो लिमिट के हिसाब से भी नहीं आपको अरेस्ट करते थे, आपको दिन में कभी भी अरेस्ट कर देते थे। तो गांधी ने अपने ग्रीन पैम्फलेट में भारतीयों के शोषण के बहुत से उदाहरण दिए हैं। उससे साफ जाहिर हो जाता है कि गोरी सरकार भारतीयों को साउथ अफ्रीका में सिर्फ और सिर्फ अपने खेतों खदानों वगैरह में गुलामी करने के लिए रखने को तैयार थी, उससे ज्यादा उनको कोई राइट देने को तैयार नहीं थी। अगर वो सर उठा के जीने और अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की कोई भी कोशिश करते थे, तो ये उन्हें नहीं करने देते थे, उनको बर्दाश्त नहीं था। गांधी का लिखा पेपर भारत ही नहीं बल्कि इंग्लैंड तक पहुंचा, काफी इस पर हंगामा हुआ, शोर मचा, दुनिया में इस पे बात होने लगी। जब गांधी वापस आए, डरबन पहुंचे, तो वहां गोरे लोगों ने उनका स्वागत पत्थर और लाठियों से किया, बाल बाल वो बचे। शायद कोई और होता तो वापस भारत चला जाता, मगर गांधी ने साउथ अफ्रीका में भारतीय कम्युनिटी के अधिकारों के लिए लड़ना तय किया। गांधी आप उनकी देखेंगे लाइफ, तो वो सिर्फ 23 साल की उम्र के थे जब वो साउथ अफ्रीका आए। 21 साल गांधी साउथ अफ्रीका में रहे, और सबसे पहले यहीं जेल गए, और इसी देश में उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। पर ये जो कुछ साल अब उन्होंने बिताए थे साउथ अफ्रीका में,
और अब फिर वो वापस आए 1897 में। तो वो जो शुरुआती उनकी पर्सनैलिटी थी और अब की, उसमें बहुत फ़र्क था। उनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। अब वो सिर्फ डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट और सबमिट करने का काम नहीं करते थे, वो कोर्ट में केसेस लड़ते थे। इंडियन कम्युनिटी में उनको एज अ लॉयर काफ़ी काम और इज्जत मिल रही थी। इंडियंस में आपस में अगर कोई लीगल प्रॉब्लम्स होती थी एक दूसरे के बीच में, तो वो उसको बहुत अच्छे से सुलझा देते थे, उनको बहुत अच्छे से उसको सेटल करना आता था। मगर यहाँ हम बात करेंगे उन केसेस की जिनमें अंग्रेज़ी शासन या गोरे नागरिकों द्वारा इंडियंस पर ज़्यादती की जाती थी या झूठे केसेस दर्ज किए जाते थे। बहुत से केसेस में गांधी ने इंडियंस को रिप्रेजेंट किया और अब वो सिर्फ नटाल में ही नहीं बल्कि ट्रांसवाल में भी केसेस लड़ते थे। तो चाहे प्रिटोरिया हो या जोहानिसबर्ग हो या डरबन हो या पीटरमरिट्सबर्ग, इन सभी जगहों पर उन्होंने भारतीयों के लिए ज़्यादती और भेदभाव के खिलाफ कचहरियों में केसेस लड़े। आप सुन रहे थे हमारी सह निदेशक शीरीन को। ये कार्यक्रम अगले एपिसोड में जारी रहेगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिखें। आपको कार्यक्रम कैसा लगा ये भी हमें बताएं। पीस विजिल शांति शिक्षा पर काम करने वाली संस्था है। याद रहे, शांति के लिए हम सबके साथ की जरूरत है।